हेलो दोस्तों, हिस्ट्री एलटीजीआईसी प्रवक्ता के अंतर्गत आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं एलटीजीआईसी के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं गुप्तकालीन शासन व्यवस्था आज देखने वाले हैं। तो इसके पहले हम लोग गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में देखे हैं, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त तक के शासकों को हम लोगों ने देखा है। अब आइए देख लेते हैं दोस्त, आज गुप्तकालीन प्रशासन किस प्रकार की थी, किस प्रकार का शासन व्यवस्था मौर्य काल में था, भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल में गिना जाता है दोस्त वो गुप्त शासन काल। तो आइए जान लेते हैं कि गुप्तों की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो आइए समझते हैं। मौर्यों के विपरीत गुप्त राजाओं ने महाराजा धीराज, परम भट्टारक आदि आडंबरपूर्ण उपाधियां धारण की। राजपद वंशानुगत था, परंतु राजसत्ता श्रेष्ठाधिकार की अटल प्रथा के अभाव से सीमित थी। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, जो मनुस्मृति में प्राप्त है, गुप्त युग तक लोकप्रिय नहीं रहा है दोस्त। राजा को रक्षा और पालन करने वाले भगवान विष्णु के रूप में देखा जाने लगा। राजसत्ता की देवी लक्ष्मी विष्णु की पत्नी के रूप में सिक्कों की पीठ पर सदा अंकित होती रही हैं मित्र। आइए आगे देख लेते हैं भैया। गुप्तों की शासन व्यवस्था पूर्णतया मौलिक नहीं थी। उनमें मौर्यों, सातवाहन, शकों और कुषाणों के प्रशासन की विधियों का समावेश था। राजा को धर्म के अनुसार वर्णाश्रम धर्म रक्षक बताया गया है। अभिलेखों के प्रमाण स्वरूप यशोधर्मन का 532 ईस्वी का अभिलेख प्रस्तुत किया जा सकता है, जहां शासकों को चारों वर्णों के हितों का रक्षक बताते हुए एक स्थानीय शासक अभयदत्त का नामोल्लेख किया गया है। केंद्रीय शासन को जो नियंत्रण मौर्य युग में देखने को मिलता है, वह इस युग में नहीं मिलता है। गुप्त युग से ही विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी दोस्त। आगे देख लेते हैं भैया, आगे आइए। समुद्रगुप्त द्वारा अधीनस्थ राजाओं के प्रति अपनाई गई नीति ही सामंतवाद विकेंद्रीकरण के उदय के लिए उत्तरदायी थी। राज्य कार्य में सम्राट को सहायता करने वाले मंत्री और अमात्य होते थे। कामंदक की नीति सागर में मंत्रियों और अमात्यों के बीच के अंतर को स्पष्ट किया गया है। कामंदक एवं कालिदास दोनों ने ही मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का उल्लेख भी किया है। मंत्रियों का चयन सम्राट द्वारा उनकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर राजकुमार, सामंतों तथा उच्च अधिकारियों में से किया जाता था। मंत्रियों के लिए मंत्रीन तथा सचिव शब्द प्रयुक्त किया जाता था। इनका पद वंशानुगत होता था, अर्थात गुप्त काल में उच्च पद वंशानुगत किए जाने लगे थे। आगे देख लेते हैं दोस्त, आगे। कात्यायन स्मृति में इस बात पर जोर दिया गया है कि अमात्यों की नियुक्ति ब्राह्मण वर्ग से होनी चाहिए। अगला तो क्वेश्चन आगे देख लेते हैं दोस्त, आगे। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी कुमारामात्य होते थे। उन्हें राजा उसके अपने ही प्रांत में नियुक्त करता था। शायद वे नगद वेतन पाते थे। प्रशासनिक पदों पर नियुक्त केवल उच्च वर्णों तक ही सीमित नहीं थी, परंतु अनेक पदों का प्रकार एक ही व्यक्ति के हाथ में सौंपा जाने लगा था और पद वंशानुगत हो गए। सहज ही इससे राजकीय नियंत्रण शिथिल हो गया। साम्राज्य का केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में विभक्त था। विभिन्न अधिकारियों के नाम तथा उनके उत्तरदायित्वों का विवरण निम्नलिखित है। तो आइए देख लेते हैं दोस्त, कौन कौन से विभाग थे। तो महाबलाधिकृत ये सेना का सेनापति था।
महादंडनायक यह न्यायाधीश था दोस्त। संधि विग्रही युद्ध एवं संधि के विषयों से संबंधित युद्ध मंत्री था। दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था दोस्त। बिना स्थिति संस्थापक शिक्षा का अधिकारी, कानून एवं व्यवस्था का अधिकारी था। भंडागार अधिकृत राजकोष का अधिकारी, महापक्षपटलिक लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, युक्त पुरुष, युद्धों में प्राप्त हस्तगत की गई संपत्ति का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी था दोस्त। महाप्रतिहार ये था दोस्त, राजप्रसाद से संबंधित विषयों की देखरेख करने वाला अधिकारी था। आगे देख लेते हैं भैया। आगे अधिकारियों को संभवतः नगद भुगतान किया जाता था। सम्राट द्वारा जो क्षेत्र स्वयं शासित होता था उसकी सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। देश का प्रशासक गोप्ता कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी। जूनागढ़ अभिलेख में सौराष्ट्र को एक देश कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आगे आइए आप देख लेते हैं दोस्त गुप्तकालीन प्रशासन। आइए गुप्तकालीन प्रांतीय प्रशासन देख लेते हैं दोस्त। गुप्त काल का प्रांतीय प्रशासन किस प्रकार का था। तो शासकीय सुविधा के लिए राज्य के विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया है। इन प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। इन्हें प्रदेश तथा भोग भी कहा जाता था। प्रांतीय शासकों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी तथा उन्हें ऊपरी गोप्ता, भोगपति, राजस्थानीय कहा जाता था। इन शासकों का प्रमुख परामर्शदाता कुमारामात्य था। प्रांतीय शासकों तथा पदाधिकारियों के कार्य तथा उनका उत्तरदायित्व केंद्र के शासकीय पदाधिकारियों के समांतर थे। सीमांत प्रदेशों के शासक गोप्ता कहलाते थे दोस्त। भुक्तियों का विभाजन अनेक जिलों में किया गया। इन जिलों को विषय कहा जाता था। विषय का सर्वोच्च अधिकारी विस्पति होता था। विस्पति की नियुक्ति साधारण ऊपरीक द्वारा की जाती थी। विषयपति का प्रधान कार्यालय अधिष्ठान कहलाता था दोस्त। आगे देख लेते हैं भैया। विषयपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक विषय परिषद होती थी। इनके सदस्य नगर श्रेष्ठी, सार्थवाह, प्रथम कुलिक व प्रथम कायस्थ होते थे। इनकी नियुक्ति प्रायः 5 वर्ष के लिए होती थी दोस्त। गुप्त प्रशासन में स्थानिक शासन 2 भागों में विभक्त था। पहला नगर प्रशासन और दूसरा ग्राम प्रशासन था दोस्त। आगे देख लेते हैं। नगर प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों को पुरपाल, नगर रक्षक या द्रागिक कहा जाता था। नगर परिषद के प्रमुख को नगर पति कहा जाता था। आगे देख लेते हैं मित्र। आइए अवस्थिक नामक कर्मचारी धर्मशालाओं के पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता था। प्रत्येक विषय के अंतर्गत कई ग्राम होते थे। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। उनका सर्वोच्च अधिकारी ग्रामीण ग्रामपति या महत्तर होता था। उनकी सहायता के लिए एक ग्राम पंचायत होती थी जो अपने अधिकार क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र होती थी। ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली तथा बिहार ग्राम जनपद कहा जाता था। ग्राम एवं विषय के मध्य एक अन्य इकाई के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। इसे पेठ ग्राम समूह कहा जाता था। न्याय व्यवस्था कैसी थी दोस्त उस समय, तो आइए जान लेते हैं दोस्त न्याय व्यवस्था। तो गुप्त काल में न्याय व्यवस्था का समुचित प्रबंध किया गया था। सम्राट सर्वोच्च न्यायाधिपति था। उस समय न्यायालय के 4 वर्ग थे। राजा का न्यायालय पुग, श्रेणी, कुल, दंडनायक, महादंडनायक तथा सर्व दंडनायक नामक न्यायाधीश थे। इस काल में अनेक विधि ग्रंथ संकलित किए गए। पहली बार दीवानी और फौजदारी व्यवहार विधि और दंड विधि कानून भलीभांति परिभाषित एवं पृथक
भली भांति परिभाषित एवं पृथक हुए। उत्तराधिकार के बारे में विस्तृत नियम निर्धारित हुए। राजा न्याय निर्णय ब्राह्मण पुरोहित की सहायता से करता था। शिल्पी वणिक आदि के संगठनों पर उसके अपने नियम लागू होते थे। राजा के पास स्थायी सेना थी। सेना के 4 प्रमुख अंग थे: पदाति, रथारोही, अश्वारोही तथा गज सेना। पदाति सेना की छोटी टुकड़ी को चमूई, गज सेना के नायक को कटुक तथा अश्वारोही सेना के प्रमुख को अष्टाश्वपति कहा जाता था। साधारण सैनिक को चाट कहा जाता था। पुलिस विभाग के अधिकारियों में उपरीक, दशापराधिक, चौपराधिक और दंडपाशिक, अंगरक्षक आदि प्रमुख पद थे। गुप्तचर कर्मचारियों को दूत तथा पुलिस कर्मचारी को चाट भाट कहा जाता था। आगे देख लेते हैं। तो गुप्तकालीन राजस्व के स्रोत क्या क्या थे दोस्त, आइए जान लेते हैं। तो गुप्तकालीन शासन व्यवस्था में राजस्व क्या क्या स्रोत थे, आइए समझ लेते हैं दोस्तों। गुप्त काल में सामान्यतः भूमि पर सम्राट का स्वामित्व माना जाता था। वह भूमि के से उत्पन्न 1/6 भाग का अधिकारी था। इस प्रकार कर को भाग कहा जाता था। गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ गई, किंतु वाणिज्य करों की संख्या घटी। संभवतः 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। तो प्रमुख कर कौन से, तो भाग यह भूमि के उपज का 1/6 भाग था। भोग कर जो था राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल सब्जी आदि भेंट थी। उद्रंग एक प्रकार का भूमि कर था। 2 ऊपरी कर एक प्रकार का भूमि कर ये भी था दोस्त। भूतावात प्रत्याय विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगा कर। अगला शुल्क, सीमा बिक्री की वस्तुओं आदि पर लगने वाला कर। करों की अदायगी दोनों ही रूपों में, ऋण या नगद या फिर में अन्य के रूप में की जाती थी। इसके अतिरिक्त तो वाणिकों और शिल्पियों पर राजकर लगाया जाता था। इन्हें कर के रूप में बेगार विष्टि देना पड़ता था। भूमि कर संग्रह करने के लिए ध्रुवाधिकरण तथा भूमि की आलेखों को सुरक्षित करने के लिए छपटलिका और कारणिक नामक पदाधिकारी थे। न्यायाधिकरण नामक अधिकारी भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करते थे दोस्त। अगला देख लेते हैं दोस्त, आइए अगला। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भी भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था दोस्त। इस प्रकार की भूमि करों से मुक्त होती थी तथा इसके ऊपर धारणों का पूर्ण स्वामित्व होता था। ऐसे भूमिदानों का उद्देश्य एकमात्र शैक्षणिक एवं धार्मिक था। गुप्त काल के आरंभिक दिनों में गुप्त साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन में किसी भी सामंत को सम्राट की अनुमति के बिना स्वयं भूमिदान देने का अधिकार नहीं था, परंतु 6वीं शताब्दी तक हमें ऐसे प्रमाण मिलने शुरू हो गए। 5वीं सदी तक के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि राजा चोरों को दंडित करता था, परंतु आगे चलकर चोरों को दंडित करना या परिवार की संपत्ति इत्यादि के झगड़ों पर न्याय देने का अधिकार थी। भूमि के साथ ब्राह्मणों को हस्तांतरित किया जाने लगा। विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति न केवल ब्रह्मदेव भूमि ब्राह्मणों के भूमिपति बन जाने से उत्पन्न हुई, बल्कि जब गुप्त शासकों ने ऊपरी कुमारामात्य इत्यादि जैसे अपने प्रमुख कर्मचारियों को वेतन के बदले भूमि दान देना शुरू किया और उनका पद वंशानुगत बनने लगा। 6वीं सदी तक विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति पूर्णतया प्राप्त कर चुकी थी। ये रहा दोस्त आज के प्रमुख गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक। बाकी शेष टॉपिक के साथ कल आपकी सेवा में फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।